कब्जे के बाद यह कह रहा था कि अमेरिका के निशाने पर कई और देश हैं। तो अब वो देश भी आप जरा समझिए। सबसे पहले आप देखिए ईरान, किस तरीके से ईरान के ऊपर आपने देखा कि अमेरिका की ओर से जो हमला है वो किया गया। और उसके बाद आप फिर और भी जगहों को देखेंगे तो ग्रीनलैंड, मैक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया और ये ईरान, ये सब अमेरिका के निशाने पर हैं। और इसमें बहुत सारे कारण हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि लगातार ग्रीनलैंड को आप याद करिए, जब डोनाल्ड ट्रंप चुन करके आए थे तो उस समय किस तरीके की जो चेतावनी है वो ग्रीनलैंड को पहले ही दे चुके हैं यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो इसलिए ये सारे वो देश हैं जो कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि निशाने पर हैं। ईरान में आपने देखा कि किस तरीके से अमेरिका ने स्ट्राइक की थी, वहां की स्थितियां भी आप इस समय देख रहे हैं किस तरह की बनी हुई हैं। मैक्सिको के साथ भी आप बॉर्डर्स को लेकर के भी डिस्प्यूट हैं और बहुत सारी चीजें मैक्सिको के साथ भी अगर आप देखेंगे तो लगातार अमेरिका की एक तरह से आप कह सकते हैं कि तनातनी है। क्यूबा और कोलंबिया में भी कमोबेश वैसी ही स्थितियां हैं। तो ये अगर विश्व के पूरे मानचित्र पर आप देखें तो ये लगातार आप कह सकते हैं कि अमेरिका के निशाने पर वो देश हैं जिसमें स्थितियां आने वाले समय में हो सकता है कि अभी आपको और खराब होती हुई नजर आए। लेकिन इस समय जिस तरह तो अमेरिका ने रूसी तेल टैंकर पर कब्जा किया और उसके बाद जिस तरह की स्थितियां बनी उस पर हमने सर्वे किया है, लोगों की इस पर राय क्या है सबसे पहले आपको यह बताते हैं। सवाल यह था कि अमेरिका ने जो रूसी तेल टैंकर पर कब्जा किया, दोनों महाशक्तियों के बीच में जो तनातनी बढ़ी, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? अब इस पर क्या जो जवाब है वो आपको बताते हैं। तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। 35% लोग ये कहते हैं कि हां, ऐसा कुछ नहीं है, रूस पर दबाव सिर्फ अमेरिका बना रहा है। 64% लोगों का यह मानना है और कह नहीं सकते। ये 1% लोग हैं जो कि ऐसा कहते हैं। यह सवाल हमने लोगों के बीच में रखा था और आज इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझेंगे। दो बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, बहुत स्वागत आपका। और अरविंद सिंह तेजावत जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, विदेश मामलों के जानकार हैं। अरविंद सिंह तेजावत जी, आपका भी स्वागत है। यूके देवनाथ जी, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा हूं क्योंकि जिस तरह की इस समय वैश्विक परिस्थितियां हम लोग देख रहे हैं देवनाथ जी, क्या सीधे तौर पर हम लोग ये मान के चलें कि तीसरे विश्व युद्ध की जो आहट हो रही थी अब उसके मुहाने पर दुनिया पहुंचती हुई नजर आ रही है? जिस तरह से पूरे दुनिया में ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है, चाहे वेनेजुला हो चाहे रूस के खिलाफ हो, उससे दुनिया भर में काफी टेंशन का माहौल है। लेकिन ये सोचना कि विश्व युद्ध की तैयारी है या विश्व युद्ध हो जाएगा, ऐसा शायद अभी तक भी होगा नहीं। जाहिर बात है, ईरान परेशान है, हैरान है। रोज खबरें आ रही हैं कि ईरान के अंदर आंतरिक स्थिति गृह युद्ध जैसी है और रोज खबरें आ रही हैं कि अमेरिका और इजराइल शायद मिलकर ईरान के ऊपर हमला करने वाले हैं। नॉर्थ कोरिया भी बहुत चिंतित है। किम जोंग उनको मालूम है कि जिस तरह से वेनेजुएला में मदुरो को उनके घर से उठा लिया, हो सकता है कल अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो दक्षिण कोरिया से या जापान से ऑपरेट करते हुए किम जोंग उनको भी उनके घर से उठा लें। लेकिन ये एक चीज बहुत क्लियर है कि दुनिया का इस वक्त कोई भी देश नहीं है जो कि अमेरिका के खिलाफ युद्ध कर सके। ईरान क्या अमेरिका के खिलाफ युद्ध कर सकता है? नहीं। ईरान न सिर्फ इतना कर सकता है कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं तो ईरान थोड़ा बहुत अपना बचाव कर सकता है और एक आध रॉकेट मिसाइल जो है वो अमेरिका के जो बेसिस हैं पर्शियन गल्फ में उन पर फायर कर सकता है, लेकिन युद्ध नहीं कर सकता। नॉर्थ कोरिया, क्या अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर फिलहाल हाथ डालेगा? ऐसा लग रहा है कि अमेरिका फिलहाल नॉर्थ कोरिया को कुछ समय तक हाथ नहीं लगाएगा। इसका बहुत बड़ा कारण है कि अमेरिका का जो ध्यान है इस वक्त पूरी तरह से यूक्रेन पर है, गाजा पर है, वेनेजुएला पर है और अब निकट भविष्य में यानी अगले एक हफ्ते तक अमेरिका का ध्यान ईरान की तरफ रहेगा। रूस किसी भी तरह से इस वक्त अमेरिका से लड़ना नहीं चाहेगा क्योंकि रूस जो है वो यूक्रेन के युद्ध में लड़ते 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 अब काफी पहले के मुकाबले काफी कमजोर हो गया है और रूस नहीं चाहेगा कि एक और फ्रंट खुल जाए। तो रूस किसी भी तरह से यूरोप के किसी देश या अमेरिका के किसी एसेट पर हमला नहीं करेगा। जी।
बिल्कुल। और आप कह रहे हैं कि वो इस तरह से अभी फिलहाल ऐसा नहीं करने वाला है, लेकिन इसको लेकर के हमने एक और सवाल है जो अपने दर्शकों के बीच में रखा था। एक बार उसका भी सर्वे अपने दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद फिर से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में हालात इस तरह के बन गए हैं। अब सवाल क्या था, देखिए, अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो रूस और चीन साथ आ जाएंगे क्या? अमेरिका क्या दोनों के साथ एक साथ निपट पाएगा? यह सवाल हमने लोगों के बीच में रखा। अब देखिए, हां कहने वाले 21% लोग हैं जो ये मानते हैं कि हां ऐसा हो सकता है। बिल्कुल नहीं कहने वालों की संख्या ज्यादा है जो ये मानते हैं कि नहीं। ये 70% लोगों का ऐसा कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, और कह नहीं सकते। ये 9% लोग हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं होने वाला है। अब मैं अरविंद सिंह तेजावत जी आपका रुख कर रहा हूं। अरविंद जी, क्योंकि विदेश के वैश्विक परिदृश्य पे अगर हम लोग देखें या विदेशों के साथ जिस तरह के हम लोग के संबंध या भारतीय अगर परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें, ये जिस तरह की स्थितियां इस समय पूरे विश्व के अंदर बन रही हैं और कल जिस तरह का जो घटनाक्रम हुआ है उसको कैसे आप देख रहे हैं, और इसका असर अगर हम लोग भारत के नजरिए से देखने या समझने की कोशिश करें तो क्या नजर आता है? देखिए आयुष जी, भारत की नजर से भी समझते हैं और वैश्विक परिदृश्य में ऐसी चीजों का क्या परिणाम होगा। पहली बात तो यह है कि ट्रंप साहब की इस एक्शन के बाद में जो विश्व व्यवस्था है वह तो बिखर चुकी है। जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति जो सम्मान होना था वह खत्म हो चुका है। अगर कल को चीन ताइवान पे कब्जा करता है तो अमेरिका के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वह उसको रोके। तो एक तरीके से जंगल राज की शुरुआत कर दी है ट्रंप साहब ने। अब भारत के नजरिए से दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि वेनेजुएला में भारत का कम से कम 1 अरब रुपया अटका हुआ है। तो अमेरिका ने उसको निश्चित रूप से यह टुकड़ा फेंका होगा कि देखिए, अगर वेनेजुएला हमारे कब्जे में आ जाता है, वहां की सत्ता हमारे कब्जे में आ जाती है, तो आपका जो 1 अरब रुपया है वो हम सेटल कर देंगे। पर यह दरअसल 303 बैरल तेल जो उनके पास है उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। तो ऐसे में पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि जो वेनेजुएला के नीचे जो ऑयल है वो थोड़ा सा भारी टाइप का, जिसको रिफाइन करने की जो कैपेसिटी है केवल लिमिटेड कंट्रीज के पास ही है, और भारत भी उनमें से एक है कि भारत उसको रिफाइन कर सकता है। अब बात यह है कि वो वेनेजुएला अमेरिका के इतना नजदीक है तो उम्मीद तो कम ही लगती है कि वह भारत आए और भारत से रिफाइन होके वह बाकी दूसरे देशों में जाए, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही जापान के साथ, कोरिया के साथ और यूरोपियन कंट्रीज के साथ ये संधि कर रखी है कि अगर वेनेजुएला से जो क्रूड ऑयल आएगा तो उसको वो खुद रिफाइन करके बेचेगा। तो भारत की यह संभावना भी खत्म हो जाती है। पर अगर ये ऐसा होता है तो जामनगर में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो रिफाइनरीज हैं, जो खासकर हमारे अंबानी साहब की है, तो उसको एक फायदा हो सकता है। तो भारत हो सकता है कि अभी फिलहाल अमेरिका का कोई बहुत ज्यादा विरोध ना करे, क्योंकि हमारे यहाँ के पूंजीपतियों को उससे फायदा हो सकता है, उसकी एक संभावना बन रही है, पर अभी पक्का नहीं है। विश्व व्यवस्था बिखर रही है और भारत क्योंकि मल्टीपोलर यूनिवर्स में यकीन करता है, तो ऐसे में यह अगर विश्व व्यवस्था एक ध्रुवीय बनती जा रही है तो वह भारत के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। और ट्रंप साहब ने भी साफ साफ घोषणा कर दी है, जैसा कि मोदी साहब के बारे में उन्होंने बहुत ही खराब टिप्पणी की। तो यह भी स्पष्ट हो गया कि अगर भारत एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अपनी कहीं ढूंढता है जगह, तो वो अमेरिका के मातहत ही होगी। पर अगर बराबरी की जगह ढूंढता है तो उसके लिए उसे बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी, पर वह रूस और चीन के साथ जा सकता है। पर अभी इन तीनों ही देशों के चलिए, आपने जो बात आप कही, मैं उसी से जुड़ा हुआ एक और जो प्रश्न है दर्शकों के बीच रखा था उसका सर्वे क्या कहता है ये बताता हूं, फिर इसको और समझेंगे थोड़ा सा। सवाल हमारा इससे ही संबंधित था कि वेनेजुएला के मामले में अमेरिका को धमकाने वाले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अगर रूस के साथ खड़े हो गए तो हालात कैसे हो जाएंगे।